Hello class 9. Today we are going to discuss chapter number 10, gravitation in your physics. So we start in this chapter the law of gravitation of the Isaac Newton. What are the gravitational force? What is the universal gravitational constant, and what is the measurement of that, and how the mass of the object on the moon and mass of the object on the earth related. Okay, so let me start this discussion. We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth. It means there must be some force acting on the object, the planets, and the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. इट मीन्स बेटा, जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब हाइट से कुछ हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों आती है? या एप्पल अगर कोई टूटता है, फल कोई पेड़ से टूटता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही डाउनफॉल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो अर्थ है, अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को कोई भी हाइट पर हो उसको हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करके अर्थ की टूवर्ड्स में खींचता है। तो उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आइजैक न्यूटन ने इस फोर्स को नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये फोर्स ऐसा है जो कि अर्थ से सन पर लगता है, और इसीलिए अर्थ जो है सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है, और कभी भी जो अर्थ है वो सन में गिरती नहीं है या सन में नहीं जाती। या फिर जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो कभी भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अंदर, वो अर्थ के अंदर नहीं गिर पाते, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे हर एक ऑब्जेक्ट यानी कि हर एक प्लैनेट अर्थ को खींचता है और अर्थ अपनी तरफ खींचती है प्लैनेट को। तो इस तरीके से उनके बीच में बैलेंस मेंटेन रहता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आता है कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? एक चीज़, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हमें सभी को पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर की तरफ हाइट पर भेज पे फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाने के बाद में नीचे की तरफ जरूर गिरता है। इसका मतलब ये कहा हुआ है कि कोई भी अगर एप्पल है वो हमेशा ट्री से टूट के नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर सोचते हुए हम देखते हैं कि जो द मून फॉल टुवर्ड द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि मून जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ खींचता है, ना कि कहीं सीधी लाइन जाता है। इसका मतलब है अर्थ अपनी तरफ किसी ना किसी फोर्स से हर एक चीज़ को, फ्री फॉलिंग बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो अर्थ का अट्रैक्टिंग फोर्स होता है या कह सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही हम अगर देखें कि कोई एक लड़का है और उसने क्या, बच्चे ने क्या रखा है, एक रोप से कोई ऑब्जेक्ट बांध लिया और उसको गोलाई में ऐसे ऐसे करके गोल में घुमाने लग गया। गोल में घुमाने से क्या होगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो है वो पेरीफरी में काम करता है, बाहर की तरफ काम करता है। इसका लॉ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये बोला कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बाहर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा अंदर की तरफ लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। और जो बाहर की तरफ लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगेगा। अब होता क्या है कि जब इसको हम एक एवरी पॉइंट से घुमाते हैं, बड़ी तेज़ी से रिलीज़ करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन होता है उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज होते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों तरफ चेंज हो रहा है तो इससे एक फोर्स उत्पन्न होता है, और वो बॉडी को हमेशा जो है मूविंग पाथ में चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता है। इसको बोलते हैं बाहर की तरफ लगने वाले, सॉरी, तो ये जो फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है ये कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी के खिलाफ जो रोप है वो बाहर की तरफ जो फोर्स लगा रही है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आता है कि जो हमारा अर्थ, जैसे हम मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ अगर यहाँ बी सेंटर ऑफ मास पे माने यहाँ पर अर्थ है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि ये जो मून है वो अर्थ पर क्या लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमारी अर्थ इस मून पे क्या लगा रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों फोर्स के ही अकॉर्डिंगली ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। अब आता है कि हमारे सोलर प्लैनेट में, जो हमारा सोलर प्लैनेट है उसमें कई सारे प्लैनेट जो है वो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो भी इसी अट्रैक्टिव फोर्स से या इसी अट्रैक्शन फोर्स से ही चक्कर लगा रहे हैं। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा है
ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से खींचते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें यूनिवर्स में तो वो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टन फोर्स से खींचता है, और वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, और इन्वर्स होता है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी d है, तो जो भी इस पे फोर्स काम करेगा वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्स होगा। तो वो F इक्वल प्रोपोर्शनल टू, हम लोग बोल सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, यानी कि मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मून, और फोर्स इज ऑलवेज इनवर्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ये हमेशा इक्वलेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। इसका जो मान होता है या इसका जो मेजरमेंट निकलता है इसको हम दे सकते हैं, यानी कि F इंटू डी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो जी एम इंटू एम, इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है जी, और इसका मान हम हर जगह एक जैसा ही होता है। और हम इसका मान जैसा जी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे F इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। इसकी एसआई यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू। ओके, और इसका मास होता है एक्चुअली 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू। ये आप याद रखें, ये हर सवाल में आएगा 6.673 इंटू 10⁻�11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू। इसको सबसे पहले इसकी वैल्यू को खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। 1731 से 1810 में एक सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके कैपिटल जी का मान निकाला था। अब आता है कि फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है और इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ कहाँ पर है। एक तो द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो कि हमें अर्थ की तरफ बाइंड रखता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहाँ पर काम करता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है, जो मून है, वो हमारे अर्थ की चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रहा है, तो उसको भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा काम करता है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। अगर प्लैनेट्स को देखें तो प्लैनेट्स हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, या कह लीजिए कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ तो नहीं, हमारे सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सन की चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जो प्लैनेट होते हैं वो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे काम करते हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, सन की वजह से और मून की वजह से, ये हमारे यहाँ जैसे ज्वार भाटा आता है, टाइड्स होते हैं जो समुद्र में उठते हैं ऊपर नीचे, हाई वेव्स, हाई टाइडल वेव्स, वो भी इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे काम करते हैं। अब आता है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है बच्चों, हमने पढ़ा है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जब भी कभी कोई हाइट से कोई वस्तु गिरती है मान लीजिए, तो वो बड़े आराम से नीचे की तरफ गिरती है, मूव करती है अर्थ की तरफ, तो ये कहलाती है फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि इसकी वेलोसिटी सर्टेन टाइम पर चेंज होती रहती है और फ्री फॉलिंग आराम से गिरती है नीचे की तरफ। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी में, इसकी मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। और इसमें अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो सर्टेन टाइम पर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स इन एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी चेंज अगर इसकी वेलोसिटी में होता है तो किसके थ्रू होता है, एक्सेलरेशन के थ्रू। और ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन पैदा होता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसको जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका मान हम देखते हैं बच्चों F इक्वल टू एम इंटू जी से निकाल सकते हैं। इस पूरे डेरिवेशन को करने के बाद में जी का मान हम निकलेगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पे एम कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको निकालेंगे कैपिटल जी का स्मॉल जी का मान, तो ये लगभग हमारा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद आएगा 9.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने इस तरह निकाला। जी का मान 6.7 इंटू -11 रखा। एम जो मास ऑफ द अर्थ है वो 6 इंटू 10⁻24 है अपॉन रेडियस जो अर्थ का है वो 6.4 इंटू 10⁻6 है। इन सबको सॉल्व करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ये जो है जी ये होता है वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो अब आता है कि ये काम कहाँ कहाँ पर करता है, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी सॉलिड चीज़ हो, हॉलो चीज़ हो, बिग और स्मॉल हो, वो इसी एक्सेलरेशन के थ्रू हमारी अर्थ की ओर हर एक बॉडी गिरती है फ्री फॉलिंग हो करके। तो वहाँ पर ये काम करता है। और ये तीनों लॉ जो होते हैं मोशन के, एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन पे काम करता है। तो जहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लोग जी से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि अगर एक्सेलरेशन में अल्फ़ा को पॉजिटिव माने, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माने, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। और डायरेक्शन ऑफ मोशन में देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है कभी उसको भी अगर निगेटिव लिया, एक्सेलरेशन को अगर निगेटिव लिया है तो इसका मतलब है ये मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन अगर हमने जी का मान पॉजिटिव माना है, इसका मतलब है ये टुवर्ड्स द अर्थ है। ओके, और अगर इसको जी को नेगेटिव मान लें तो इसका मतलब है ये इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जी का मान अगर मानेंगे तो ये अगर जी को पॉजिटिव मानेंगे तो टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ लग रहा है। और जी नेगेटिव मानेंगे तो उसका मतलब है ये अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थ से ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अब इसके सवाल मैं आपको करके बताऊंगी। इसके बाद हम आते हैं मास पर। किसी भी मास अगर हम अर्थ पर देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो अर्थ पर डिपेंड करता है। और वो हमेशा ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो कह सकते हैं कि फोर्स जो लगता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वेट की बात करेंगे तो वेट क्या है कि हमारे यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है और जो उस पर काम करने वाला ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इन दोनों का जो समअप होता है यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स के बराबर होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए या फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी। और इसी तरह ये जो वेट हम निकालेंगे, ये जो फोर्स है यानी कि अर्थ पर लगने वाला फोर्स उस अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट के इक्वलेंट होगा। और ये वेट जो है वो भी एम जी के बराबर होगा। तो यानी कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इक्वल टू एम इंटू जी और इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी, ये तीनों सेम सिमिलर होते हैं। अब आता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। कई सारे डेरिवेटिव्स जब सॉल्व किए जाते हैं तो अगर हम अर्थ का वेट देंगे तो भी जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मून का वेट देखेंगे तो हो जाएगा ये भी जी, इसको हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ द मून इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम, यानी कि मून के ऊपर जो मून का मास है इंटू जो मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का मास है अपॉन रेडियस ऑफ द मून, ये रखेंगे। इन दोनों को कंपेयर किया जाता है तो ये लगभग आता है हमारा 1/6, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये होता है इक्वलेंट 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मून के ऊपर जो उसका मास है वो अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के मास से 1/6 गुना हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई बॉल है तो बॉल का जो वेट होगा अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर जो वेट होगा बॉल का, मान लीजिए 24, मान लीजिए कि जैसे कोई बॉल है वो 6 kg की है अर्थ पर, तो अगर ये मून पर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/6 यानी कि 1 kg। ओके, यानी कि कोई भी बॉल अगर 6 kg की है तो वो अर्थ पर 6 kg की है, तो मून पे जाके उसका भार क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम, क्योंकि वो अर्थ पर जो भी उसका मास होगा उसका 1/6 1/6 पार्ट हो जाता है मून पर। ओके, तो यानी कि मून पर जाने से ग्रेविटेशनल ग्रेविटी घट जाती है, यानी कि मून पर ग्रेविटी कम होती है। यानी कि मून पर अर्थ की अपेक्षा, अर्थ की कंपैरिजन में मून पर 1/6 पार्ट जो है वो ग्रेविटी कम हो जाती है। ओके, यानी कि उसका वेट जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट जो होगा वो मून पर ड्यू टू लेस ग्रेविटी उसका जो भार होगा वो अर्थ से 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब थर्स्ट एंड प्रेशर की बात थोड़ा कर लेते हैं। थर्स्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्टिकली प्रेशर लगता है, वर्टिकली ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं थर्स्ट। तो थर्स्ट की डेफिनेशन देखिए, द
द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। कोई भी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर वर्टिकली लग रहा है तो उसकी सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे थ्रस्ट। देखो थ्रस्ट दोनों टाइप से हो सकती है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और इसी पर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो ये क्या कहलाएगी थ्रस्ट। यानी कि जो फोर्स है या टेंशन है ये थ्रस्ट कहलाता है, जो कि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है। और अब आता है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू द थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि पर 1 सेंटीमीटर या पर मीटर स्क्वायर पर लगने वाला जो भी फोर्स है या थ्रस्ट है उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। और प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। यानी कि फोर्स है थ्रस्ट, तो थ्रस्ट को हम फोर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर थ्रस्ट को क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोर्स। तो फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि द फोर्स का हमारा जो यूनिट है वो न्यूटन है और मीटर स्क्वायर इसका है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस 2। तो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन अप टू दिस मार्क। और अब मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपको भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी। टिल देन गुड बाय एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू। ओके, बाय बाय।